गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, अब तक हमने आपको बताया निर्धनता में एक जो चुनौती है, इसके पहले आपको बताया निर्धनता के अनुमान, जिसमें भारत में 93-94 से लेकर के 2011-12 तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी का क्या अनुपात रहा, ये पूरा पॉइंट आपको समझाया गया। तत्पश्चात निर्धनों की संख्या को बतलाया गया कि भारत में गरीबी की क्या स्थिति है, क्या अनुमान है। तो इस तरह से इन टेबुलेशन के माध्यम से, इन आंकड़ों के माध्यम से आपने समझा कि भारत में गरीबी की स्थिति 93 से 94 वर्ष से लेकर के 2011-12, 11-12 के बीच गरीबी की स्थिति क्या है। व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ स्टेट ऑफ कंडीशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। अब इसमें तालिका 3.1 का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 93-94 और 4-5 के मध्य निर्धनता अनुपात में गिरावट आने के बावजूद निर्धनों की संख्या 407 करोड़ के लगभग क्यों बनी रही। 40.7 करोड़ के लगभग क्यों बनी रही 2004-5 तक, जबकि गरीबी के लिए दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय, जिसकी चर्चा मैंने किया कि 71 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इसके बावजूद भी गरीबों की संख्या, गरीबी के प्रतिशत में तो गिरावट आई, 4-5 में 45 से 37%, लेकिन गरीबों की संख्या में बहुत गिरावट नहीं आई। इसका कारण क्या है? तो स्पष्ट है कि इसका कारण कि भारत में जनसंख्या वृद्धि, खास करके गरीबों में या ऐसे समाज में जो गरीबी रेखा के नीचे थे, उनमें जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी है, जन्म दर तेज़ी से बढ़ी है। इस कारण से गरीबी में प्रतिशत गिरावट के बावजूद भी गरीबों की संख्या में कमी नहीं आई। तो इसका कारण है कि जनसंख्या में वृद्धि। अब इसके बाद है दूसरा, क्या भारत में निर्धनता में कमी की गति, जो स्पीड है कमी होने की, ग्रामीण और शहरी भारत में समान है। इस तालिका का अध्ययन करके आप इसका उत्तर देंगे। आप और भी इंटरनेट पर जाकर के, गूगल पर सर्च करके कि भारत में ग्रामीण निर्धनता और शहरी निर्धनता का तुलना करके और इस प्रश्न का उत्तर बनाइए आप कि क्या भारत में गरीबी या निर्धनता में कमी की गति की स्पीड ग्रामीण और शहरी भारत में समान है। आज हम आपको बताएंगे वल्नरेबल ग्रुप, असुरक्षित समूह, कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा समूह है जो गरीबी से ज़्यादा प्रभावित है, असुरक्षित है, अर्थात गरीबी की मार उस पर ज़्यादा पड़ती है। यदि आपको पूछा जाए नॉर्मली कि भाई कौन लोग गरीब होते हैं ज़्यादातर, किस समाज में आपने गरीब लोगों की स्थिति ज़्यादा पाया है, जैसे अपने यहाँ कहते हैं कि भाई फला वर्ग जो है वो व्यावसायिक वर्ग है, अमूमन वो गरीब नहीं मिलता है, और फला वर्ग जो है वो अमूमन गरीब मिलता है। तो नॉर्मली जो गरीबी का प्रतिशत है, गरीबी का अनुपात है, वो कुछ विशेष वर्गों में ज़्यादा पाया जाता है और कुछ वर्गों में कम पाया जाता है। इसी की स्टडी हम भारत के संदर्भ में असुरक्षित समूह के अंतर्गत करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इस तालिका का अध्ययन करें। इस असुरक्षित समूह को जानने के लिए भारत की सामाजिक संरचना को हम 4 प्रमुख भागों में बांटते हैं। एक तो सामाजिक रूप से, जिसमें आपका जातियों के आधार पर हम देखेंगे कि भारत में कौन सा ऐसा जाति वर्ग है जो ज़्यादातर गरीब है। और फिर दूसरा आर्थिक आधार पर हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा व्यवसायिक काम करने वाला, जीविकोपार्जन करने वाला समूह है वो गरीब है। तो ये 2 प्रमुख रूप से दिखाया गया है आप में। पहला है सामाजिक, अगर रूप से देखेंगे असुरक्षित समूह, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। और दूसरा जो ग्रुप है उसमें ये लास्ट की इधर की जो 2 लाइन है, इसमें दिखाया गया है
आर्थिक आधार पर, यानी अनियमित कृषि श्रमिक, ये दिखाया गया है अनियत कृषि श्रमिक जो कैजुअल लेबर होते हैं एग्रीकल्चर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, और कैजुअल लेबर गैर कृषि शहरी श्रमिक शहरी क्षेत्रों में। तो हम जाति के आधार पर एक वर्ग लेते हैं सामाजिक रूप से, जिसमें आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लेते हैं, जिसको कहते हैं एससी और एसटी और जिसको कह सकते हैं एसटी और एससी, और ग्रामीण क्षेत्र का कैजुअल लेबर और शहरी क्षेत्र का कैजुअल लेबर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भारत में यदि देखा जाए तो गरीबी में का औसत जो है वो एवरेज यहाँ दर्शाया गया है कि 22% लोग भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो इंडिया का जो एवरेज पॉवर्टी है वो देखिए ये 22% है, ये बीच में दर्शाया गया है। अब आप देखिए कि अब अनुसूचित जनजाति में कितने लोग गरीब हैं, तो आप देखेंगे कि प्रत्येक 100 में 43 लोग जो हैं एसटी ग्रुप अनुसूचित जनजाति में गरीब हैं, और अनुसूचित जाति जो एससी है उसमें 29%, 100 में 29 लोग गरीब हैं। तो आप ये देखिए कि एसटी में 43% और एससी में 29% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। और दूसरी तरफ यदि हम जो कैजुअल लेबर हैं, जिसको ग्रामीण क्षेत्र में अनियत कृषि श्रमिक कैजुअल लेबर कहते हैं, ऐसे लोग जो गांव में रहते हैं और दिहाड़ी का काम करते हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो ऐसे लेबर जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं उनमें 100 में 34 लेबर ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, यानी जिनकी आमदनी जो निर्धारित है 816 रुपये प्रति माह एक व्यक्ति की, वो नहीं हो रही है। 4000 रुपये, यानी 5 लोगों का परिवार है तो 4000 रुपये के आसपास भी नहीं कमा पा रहे हैं महीने। ऐसे 34% लोग हैं। और शहर में जो अनियत कैजुअल लेबर हैं, जैसे बिल्डिंग बनाई जाती है, भवन निर्माण में काम में लगे रहते हैं, सड़कों को बनाने में काम में लगे रहते हैं, प्लम्बर हैं, रिक्शा पुलर हैं, दिहाड़ी मजदूरी पे घरों में काम करने वाले हैं, ठेला लगाने वाले हैं, जो कैजुअल लेबर हैं शहरी क्षेत्र में, उनमें भी लगभग 34%। तो जो एवरेज है उससे ज़्यादा है कैजुअल लेबर गरीबी रेखा के नीचे, जो एवरेज इंडिया का है उससे ज़्यादा है जो शहरी कैजुअल लेबर है। तो इस तरह से आपने देखा कि सबसे ज़्यादा ये ग्रुप असुरक्षित है गरीबी के कारण, और उसमें एससी हैं, एसटी हैं, एससी 43% हैं, एसटी और एससी हैं 29%, और जो रूरल कैजुअल लेबर है उसमें 34%, 34% गरीबी रेखा के नीचे हैं, और शहरी क्षेत्र में भी जो कैजुअल लेबर हैं वह भी लगभग 34% के आसपास गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि सबसे असुरक्षित समूह जो है वह अनुसूचित जनजाति का, अनुसूचित जाति का, और गांव में जो अनियत कृषि श्रमिक है, कैजुअल लेबर है गांव में रहने वाला, वो सबसे ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा है गरीबी के कारण, और शहरी क्षेत्रों में जो कैजुअल लेबर है। तो इस तरह से ये आप इसका दूसरा ग्राफ भी हमने लिया है, आप इस ग्राफ को भी देख सकते हैं, इसको बना सकते हैं। देखिए इसमें थोड़ा लेटेस्ट पहले का और दिखाया है कि 26% लोग ये गरीबी रेखा, भारत की जो औसत गरीबी का स्तर है वो 26% है, और ये देखिए 43% शेड्यूल कास्ट गरीबी रेखा के नीचे हैं, 47% रूरल एग्रीकल्चर लेबर गरीबी रेखा के नीचे हैं,
अर्बन कैजुअल लेबर जो है, जो दिहाड़ी मजदूर शहरों में काम करता है, वो 50% गरीबी रेखा के नीचे है, यानी 100 में 50 लेबर गरीबी रेखा के नीचे हैं। और शेड्यूल ट्राइब 51%, लगभग आधे से ज़्यादा एसटी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है। तो इस तरह से आप इस ग्राफ का अध्ययन करेंगे तो निष्कर्ष यही है कि पॉवर्टी एंड ऑक्यूपेशन बोथ आर कोरिलेटेड। मोस्ट ऑफ द पीपल include agriculture and casual laborers, the SCs, STs and the physically challenged people are most vulnerable to poverty। तो इस तरह से गरीबी की सबसे ज़्यादा मार इस वर्ग पर पड़ती है, जिसको आपको ये आरेख दंडारेख के द्वारा दिखाया गया है। इसका आप अध्ययन करेंगे। इसके बाद देखिए शिवरमन की कहानी, आप इसको पढ़ने के बाद पाएंगे कि शिवरमन जो है तमिलनाडु का एक कैजुअल लेबर है और उसकी क्या कहानी है, इस कहानी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको स्वयं पढ़िए, देखिए कि वो कितना रुपया कमाता है, उसकी पत्नी की क्या स्थिति है, उसके कितने बच्चे हैं, उसकी बहन है, उसकी बीमार बूढ़ी माँ है। इस तरह से एक बहुत बड़ा परिवार। अमूमन आपने ये भी देखा कि साइज़ ऑफ फैमिली, ज़्यादातर गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वालों की साइज़ ऑफ फैमिली बड़ी है। देखिए इतना बड़ा परिवार है शिवरमन का। जो नॉर्मली ये जो पहली जिसकी चर्चा की कि गरीबी के प्रतिशत में गिरावट के बावजूद भी भारत में गरीबों की संख्या इसलिए बढ़ी क्योंकि गरीब परिवारों के परिवार का आकार, नंबर ऑफ पीपल, साइज़ ऑफ फैमिली, वो नॉर्मली बड़ी होती है। जैसा कि शिवरमन की कहानी से आप देखेंगे। ये शिवरमन की कहानी आप पढ़िए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अब परिवार में कौन से लोग होते हैं, किस ग्रुप के लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा गरीबी के शिकार होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। अभी तक आपने देखा कि कौन सा सामाजिक समूह और आर्थिक समूह गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाला सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। अब आप शिवरमन की कहानी के बाद आपको बताएंगे कि एक परिवार में कौन से वे लोग होते हैं जो गरीबी की सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। जैसे आप शिवरमन की कहानी से पाएंगे कि वह बेटे के लिए ही कभी कभार दूध मंगाता है और अपनी बेटियों के लिए नहीं, और बच्चों को खास करके लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती है, और जो बूढ़े लोग होते हैं उनको दवाई आदि उनका केयर उतना नहीं हो पाता है गरीबी के कारण। तो इस तरह से परिवार के अंदर भी कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जो गरीबी के कारण ज़्यादा शिकार होते हैं। ये शिवरमन की कहानी पढ़ करके आप निष्कर्ष निकालेंगे। तो इस तरह से ये आपका आज का जो टॉपिक रहा असुरक्षित समूह, ये समाप्त हुआ। इसके अंतर्गत आप इस पॉइंट को जितना मैंने बताया है, इस डायग्राम को बना लीजिए, अपने यहाँ टेबुलेशन भी कर सकते हैं, एक ग्राफ में नोट्स में बना लीजिए कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित भारत में कौन कौन लोग हैं, ताकि इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएं आप उसका उत्तर दे सकें। और इंटरनेट के माध्यम से आप गूगल पर जा करके और बहुत कुछ सर्च कर करके डाटा तैयार करके इसमें अध्ययन कर सकते हैं। इस तरह से ये आपका टॉपिक आज का पूरा।